गुड मॉर्निंग डियर। आज के क्लास में हम क्लास 10th के बारे में स्टडी करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ओके, इसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। हमारा ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 12 है। एनसीईआरटी के अनुसार कितना नंबर चैप्टर है? 12th नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इसी टर्म को समझ लेते हैं, फिर आगे हम इसमें चलेंगे क्या होता है। सबसे पहला टर्म जो आया है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अभी आप समझिए कि ये क्या होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? हाउ यू विल डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी? कैसे आप डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिसिटी को? ओके, तो इन सब बातों से हमें कुछ टर्म्स निकल के आएगा, फिर हम उसको डिफाइन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टर्म अभी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? इसका डिफिनेशन क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का? तो इसी पे हम बात करेंगे अभी। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? ये नॉन टर्म है। करंट आप हमेशा सुने होंगे। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा 1 मिनट सुन लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है अभी आधुनिक टाइम में, अभी मॉडर्न एज में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपना लाइफ अभी जी नहीं सकते हैं। ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर एक दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो क्या हो जाता है? हड़कंप मच जाता है। ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी का आज जो है कोई भी कार्य कर पाना मुश्किल होता है। अगर हम अभी देखिए, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो हम जो रिकॉर्डिंग अभी आपका वीडियो कर रहे हैं ये नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे काम, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं चल पाती। तो एनर्जी का जो अभी सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स अभी क्या हो गया है? इलेक्ट्रिसिटी हो गया है। और इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो चाहिए, जो चीज हमें चाहिए, वो जो है नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। इससे रिलेटेड भी चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी हमें काफी चाहिए। अब आप सुने होंगे कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, कोई अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, यहाँ बात होती है किसके पास कितना ऊर्जा है, कितना एनर्जी किस देश के पास है। उससे भी हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा डेवलप्ड कंट्री है, कौन सा अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, इन सब बातों को हमें समझना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है, या केवल इसको कभी कभी करंट भी कहते हैं, तो भी मतलब समझना है इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? द रेट ऑफ, मैं समझा रहा हूं इस बात को कि ये रेट क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, रेट कहने का मीनिंग क्या होता है, इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या आया है? रेट आया है। टाइम रेट कैसा लेना है? टाइम रेट जो लिया जाता है, ये रेट क्या होता है इस बात को समझिए पहले।
फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज तो आप समझ रहे होंगे कि चार्ज हमारा फ्लो कर रहा होगा, कहीं से पास कर रहा होगा चार्ज, और ये टाइम के साथ कर रहा होगा। रेट का मतलब क्या होता है, आप अभी एक चीज नहीं जानते हैं, इस रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, स्लोप निकालने से, ठीक है, टाइम के साथ किस तरह से चार्ज बदल रहा होगा, ठीक है, चार्ज जो है फ्लो पर सेकेंड पर आवर किस तरह से हो रहा होगा, इस चीज को हम बोलते हैं रेट बोलते हैं। रेट किस दर से वह जा रहा है, हिंदी में इसको रेट को दर बोलते हैं। क्या चेंज होने का दर क्या है, ठीक है, टाइम के साथ बदलने का उसका दर क्या है, इस बात को आप समझिएगा। टाइम रेट, रेट अगर कहीं लिखा हुआ हो तो इसको समझ जाइएगा कि यहाँ मीनिंग टाइम से ही है कि टाइम के साथ वह किस तरह से बदल रहा है, ठीक है। ये जो है कैलकुलस से ये टर्म लिया गया है, और ये टर्म जो है बताता है किसके बारे में, ये बताता है डिफरेंशिएशन के बारे में। किसको बताता है, डिफरेंशिएशन पढ़ा जाता है कि मतलब बदलाव किस तरह से हो रहा होता है, चेंजेज किस तरह से हो रहा होता है। ये कहाँ पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। जब आप 11th-12th करोगे तो उस समय आपको एक 12th में टॉपिक पढ़ना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसमें आपको, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है, फिजिक्स में कैलकुलस का बहुत यूज होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि ये रेट जो है वही कैलकुलस वाले चैप्टर से डिफरेंशिएशन से लिया गया है, ठीक ना। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। यही टाइम को अब लिखने का जो तरीका है, अगर मैथमेटिकल टर्म में इसको लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखते हैं। मैथमेटिकल टर्म में जो एक्यूरेट वे है लिखने का वो ये है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। स्मॉल आई भी यूज करते हैं और कैपिटल आई भी यूज करते हैं, अपना मन है, कैपिटल आई भी यूज करते हैं इसके लिए और स्मॉल भी, जो भी मन है आपका यूज कीजिए अभी, ठीक ना। आई और कैपिटल आई इक्वल टू, देखिए क्या लिखते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज, तो इसको इस तरह से लिखते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी। देखिए यही रेट है, ये एक्चुअल वे है लिखने का। कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखते होंगे क्यू बाय टी, क्यू बाय टी, वह वे अभी आप 10th में अगर आप लिख भी देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन 12th क्लास में 12th क्लास में जो है ये चीज नहीं लिखा जाता है, क्यू बाय टी उसको नहीं लिख करके डी क्यू बटे डी टी लिखते हैं। यही जो है, यही टाइम ऑफ रेट, ये जो हम लिखे हैं डी बटे डी टी, ठीक है, डी बटे डी टी यही रेट है, इसी को हम टाइम रेट कहते हैं। ये हमारा, इसके साथ क्यू चला या ब्रैकेट में दे देते थे, यही जो हम यूज करते हैं यही हमारा है द टाइम रेट, ठीक है। इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसी को डी बाय डी टी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। टाइम के साथ ये किस तरह से चार्ज चेंज हो रहा होगा, समझ गए बात को। करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम हो गया, ओके। अब और हम लिख देते हैं इसको, 10th क्लास में ऐसे भी कभी कभी लिखा हुआ मिल जाता है कि I इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट वे क्या है लिखने का, डी क्यू बटे डी टी है, ठीक है। अभी आप इस चीज को भली भांति नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप ऐसा मान के चलिए कि ऐसा होता है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप 10th क्लास में इस चीज को अभी नहीं समझ सकते हैं डी बटे डी टी को, और समझने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है। टाइम आएगा तो आपको ऑटोमेटिक इन सब चीजों के बारे में काफी नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो वेट कीजिए आप उस टाइम का। अभी आपको आई इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय, अगर आप आई इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम ये भी बोल देते हो तो चलेगा इन क्लास 10th, ठीक ना। तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम आने की ये हो गया क्यू डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। ये भी अगर बोलते हैं तो भी कोई बात नहीं है। यहां से एक बात आपको पता चला है कि ये जो है टाइम रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो ये जो वर्ड आया है, क्या आया है, देखिए चार्ज आया है। तो अब ये भी तो हमको समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो है इसमें चार्ज तो फ्लो करा दिए हैं, लेकिन चार्ज के बारे में भी तो पता होना चाहिए। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है? क्योंकि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़े हैं, तो इसका मतलब है कि चार्ज के बारे में हमको नॉलेज नहीं है अभी। तो चार्ज के बारे में नॉलेज कब होगा? जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन 10th में ऐसा है नहीं, हमको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। इसका मतलब है कि अभी थोड़ा सा हिंट हमको देना पड़ेगा किसके बारे में, चार्ज के बारे में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपको चार्ज के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि चार्ज का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट चार्ज का ही है। चार्ज हम फ्लो करता है। मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज जो है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका 3 सिचुएशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले 2 कर दीजिए उसको, कि कोई ऑब्जेक्ट है, कभी वह रेस्ट में रह सकता है और कभी वह मोशन में रह सकता है। कभी रेस्ट में रह सकता है, कभी मोशन में रह सकता है, ये सिचुएशन हो गया। उसी तरह से चार्ज जो हमारा कभी रेस्ट में रह सकता है और कभी मोशन में जा सकता है। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और चार्ज जब मोशन में चला जाता है तब उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट में भी जब, अब देखिए मोशन में 2 केस आता है। ये सब बातें थोड़ा आप लोगों से 10th क्लास से थोड़ा लेवल जाता है, लेकिन बस मैं बोल रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाए। ओके, समझिएगा बात को। चार्ज हमारा 2 तरह से रह सकता है, या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। अब जो चार्ज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना होता है, ये अभी क्लास 12th में पढ़ना है आपको। अब जो चार्ज जो है मोशन में जाएगा, जो मोशन कर रहा है, तो मोशन में 2 कंडीशन हो सकता है कि एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो सकता है और एक में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। जब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है, तभी जाकर के हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। यानी कि जो ये चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का मोशन होता है, इसमें वह कैसे मूव करता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिक बात है। ये लिखने का तो हम बुक वगैरह में लिखा हुआ आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझिए ये क्या है। ओके, ये बात यहाँ पे ये है कि जो ये फ्लो होगा चार्ज का, जो ये फ्लो होने का मतलब क्या, मोशन में जाएगा। जैसे पानी बहता है, पानी का करंट भी आप देखे होंगे, बाहर के टाइम में काफी तेज धाराएं बहती है, तो विद्युत धारा भी क्या होता है, बहता है। ठीक है, तो ये जब फ्लो होता है, करंट जब फ्लो होता है, तो इसका मतलब है मोशन में जाता है। तो जो मोशन होगा, ये मोशन कैसा होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझना क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी होता है तो हमें चार्ज कैसे मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए, बेसिक बातें हैं ये सब। इसके बाद अगर चार्ज एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर जाए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और ये भी आपको पढ़ना है, इसके बाद वाला चैप्टर एक मैग्नेटिज्म भी होगा आपके सिलेबस में। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ना है, और वो तब पढ़ा जाता है जब चार्ज कांस्टेंट के बदले किससे मूव कर जाए, एक्सेलेरेशन से के साथ मूव कर जाए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलेरेशन 0। ठीक है, ये बेसिक बातें सब है। पता नहीं आप लोग किस लेवल का अभी आप जान रहे हो, मुझे आइडिया भी नहीं है, क्योंकि हम आपसे इंटरेक्ट तो हो नहीं पा रहे हैं। आप क्या कितना जान रहे हो ये मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं जो अभी आपको बता रहा हूं, बिना आपको जाने हुए बता रहा हूं। ठीक है, आपका लेवल क्या है ये बिना जाने हुए बता रहा हूं, तो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अभी आइए इस बात को आप समझिए कि चार्ज क्या हो गया। चार्ज जो है अभी हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आ गया है कि हमको चार्ज को समझना पड़ेगा। यानी कि जो भी वर्ड पढ़ाने का वे यही है कि आपके पास जो भी वर्ड आता है उसको आप भली भांति समझिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि उस वर्ड में ही मीनिंग छुपा होता है। इस लाइन को ऐसे पढ़ करके निकल जाना आसान बात है। ठीक है, इसको पढ़ करके निकल जाना आसान सा बात होता है, ये बुक में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन नहीं,
इस लाइन का हर एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेन वर्ड इसमें क्या था, एक वर्ड रेट था, दूसरा वर्ड चार्ज था। क्या था, एक रेट था, दूसरा इसमें चार्ज है। फ्लो आपको समझ में आ रहा होगा, फ्लो मतलब बहना होता है। रेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। और अब आपको हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है, कि चार्ज क्या होता है। तो आपने क्या जाना कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए, द चार्ज इज मूविंग, द चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कैसे मूव करेगा चार्ज, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का के साथ मूव करेगा। और जब भी आपको बेसिक बातें हैं ये सब, एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर ये सब आपको पता नहीं है तो आप पीछे जाकर के देख लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ बात होती है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलेरेशन जीरो होना। एक्सेलेरेशन जीरो होना, एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन इक्वल टू जीरो लिख दिए, बात समझिएगा यहाँ पे। अगर मैग्नेटिज्म में पढ़िएगा आप, तो मैग्नेटिज्म में एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होकर के एक्सेलेरेशन का कुछ वैल्यू होगा, अंतर यही है, ठीक है। तो अभी आपको हम समझाएंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। इससे पहले एक और चीज आपको लिख देते हैं, यह एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। एरो दे करके, दूसरा एरो हम दे करके आपको लिख देते हैं, देखिए। चलिए दूसरा पॉइंट हम इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखा देते हैं। ये जो चार्ज है, चार्ज तो कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, यह आपको इसका यूनिट वगैरह देखिए। चलिए आप चार्ज ही बता देते हैं, यूनिट बाद में बताएंगे आपको। देखिए अभी आपको हमने क्या बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, क्या कि चार्ज क्या होता है, कि व्हाट इज चार्ज। अब कोई अगर आपसे पूछ दे करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप डिफाइन कीजिएगा, तो उसमें चार्ज आया, तो ये चार्ज होता क्या है, क्या चार्ज के बारे में आप जानते हैं, चार्ज क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे चार्ज। इसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। समझ गए, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश, ठीक है, हिंदी में इसको आवेश कहते हैं, ठीक है। आप लोग हिंदी नहीं पढ़ते होंगे, सीबीएसई वाले हिंदी नहीं पढ़ते हैं, बट जानना चाहिए, ठीक है, हमारा अपना लैंग्वेज है हिंदी, तो जानना चाहिए कुछ कुछ हिंदी भी। चार्ज का हिंदी क्या होता है, आवेश होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश, ठीक। तो चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज, कैसे डिफाइन करोगे चार्ज को आप। यह जो है चार्ज हमारा किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज होता है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, ठीक ना। किसी ऑब्जेक्ट का गुण होता है जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। समझ गए बात को, क्या है चार्ज। चार्ज हमारा क्या है, यह बेसिक प्रॉपर्टीज है किसी मटेरियल का, और उसी के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके, तो ऐसे आप लिखेंगे, द चार्ज इज द properties of the material substance कर देते हैं। चार्ज इज द properties of the substance by which electric field and magnetic field are generated। चार्ज क्या है, चार्ज, द चार्ज इज
द प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंस बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। बहुत अच्छा पॉइंट अब आ गया है। चार्ज किसको कहते हैं? चार्ज किसी मटेरियल का, किसी सबस्टेंस का गुण है। जैसे कि आपसे पूछे कि मास क्या है, मास क्या होता है, तो ये भी किसी मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज ही है, गुण है, जिससे आपको क्या पता चलता है, उसके वेट का अनुभव आप कर सकते हैं। मास जब आपको कोई बोलता है, यह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मास। ठीक है, उसी तरह से चार्ज होता है। तो ये किसका होता है? किसी ऑब्जेक्ट का होता है। और ये प्रॉपर्टीज किसी ऑब्जेक्ट का होगा। तो यहां से देखिए, यहां भी अब इंपॉर्टेंट बात आ गया। जब चार्ज आया है तो ये क्या है? प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अंडरलाइन, ये लिखने का वे भी आपके पास अच्छा होना चाहिए, तब बोर्ड में नंबर मिलता है। ठीक है, जब भी आप लिखिए तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपका डिफिनेशन वगैरह में आए तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जो कॉपी चेक करते हैं उनका पहला नजर उसी वर्ड पे जाता है, तो कॉपी जो है आपका बढ़िया से चेक होगा। ठीक है, इसीलिए कॉपी लिखने का वे जो है औरों से आपका डिफर तब होगा जब आप कुछ कॉपी में एक्स्ट्रा कुछ करेंगे। ठीक है, तो चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टीज है, किसी सबस्टेंस का प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब है कि अगर कोई सबस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका प्रॉपर्टीज है, तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ये अगर ऑब्जेक्ट है, सबस्टेंस है, मान के चलिए कि यही ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, इसके पास चार्ज है, इसके पास क्या है? चार्ज है। तो आप समझिए, इस ऑब्जेक्ट के पास, इस सबस्टेंस के पास चार्ज है। अच्छे से समझिएगा बात को। ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के पास मास भी होना जरूरी है? देखिए कैसे मीनिंग निकल के आता है एक लाइन से, एक वर्ड से। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो यही सब चीजें आएगी। अगर ये सबस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास चार्ज है। अब अगर इसके पास चार्ज है, तो ये अगर सबस्टेंस है तो इसके पास क्या होगा? मास भी होगा। क्या होगा? मास भी। इसका मतलब हो गया कि जो ये चार्ज है, समझिएगा बात को, जो चार्ज है हमेशा मास के साथ ही आएगा, कभी भी बिना मास का नहीं आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है चार्ज का ये। ठीक है, चार्ज कभी भी अकेले नहीं आ सकता है, लेकिन मास अकेले आ सकता है। दोनों में डिफरेंस आपको जो है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमको ये बताइएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख करके आप हमको दिखाइएगा। ठीक है, आप हमको ये बताइएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। मैंने एक पॉइंट अभी क्लियर भी किया, क्या कि चार्ज जो है हमेशा मास के साथ आएगा। बेसिक चीजें अच्छी होनी चाहिए, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। चार्ज हमेशा किसके साथ आएगा? मास के साथ आएगा। यहां से एक बात क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि चार्ज इज, इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज इज always associated with mass। हमेशा किसके साथ एसोसिएट रहेगा? पूरा भाईचारा निभाएगा। किसके साथ? मास के साथ। चार्ज जो है मास के साथ पूरा भाईचारा निभाएगा, हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, हमेशा एसोसिएट रहेगा, कभी भी अलग नहीं होगा। अगर कुछ जहां भी चार्ज आएगा मास को आना है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मास भी है तो उसमें चार्ज होगा ही। ठीक है, ये मार्कर है हमारे पास, इसके पास तो मास है लेकिन चार्ज नहीं है। ठीक है, और आप जानते हैं जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, चार्ज होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे आपको हार्म पहुंचता है। तो इन सब बातों को भी हम समझेंगे। ठीक है, ये सब आप और डीप में पढ़ेंगे जब 12th में पढ़ेंगे। तो अभी जो है आपको बेसिक बातें समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या होता है। ठीक ना, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टीज है, बस इतना याद रखिए आप। किसी मटेरियल का, किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज है, एक गुण है। ठीक है, एक गुण है, सबके पास कुछ ना कुछ गुण होता है, उसी प्रकार का एक गुण है चार्ज। ठीक है, अब आते हैं, अब चार्ज एसोसिएटेड भी हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात हम आपको लिख देते हैं, टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज ये जानना भी जरूरी है आपको। ठीक, टाइप ऑफ चार्ज। और टाइप ऑफ चार्ज में हम आपको बता रहे हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। जो ये चार्ज होते हैं दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक को बोलते हैं पॉजिटिव
कोई कोई लड़का कभी बोल देता है सर चार्ज तो 3 तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक न्यूट्रल चार्ज होता है। तो याद रखिएगा न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है। वह तो एक सिचुएशन है जिसमें कि जिसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाता है तो न्यूट्रल हो जाता है। वह एक सिचुएशन है, टाइप नहीं है चार्ज का। यही 2 टाइप होता है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक ना, पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी हम आपको बता देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। एकदम शॉर्ट में ये सब जो पार्ट हम आपको बता रहे हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट में ये पार्ट नहीं पढ़ना है, ये एक्चुअल में इससे पहले पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम आपको यही अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना है अभी, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पॉजिटिव चार्ज ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा चार्ज, ठीक है, जहां से क्या होगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जहां कम होगा, वो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से निकल करके कहीं चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल करके कहीं चला गया तो इसका मतलब हुआ प्रोटॉन बढ़ गया। तो प्रोटॉन बढ़ जाने का मतलब हो गया कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो वह पॉजिटिव नेचर का हो जाता है। कहीं से इलेक्ट्रॉन कहीं आ जाएगा, ठीक है, आपको हम इस पे नहीं चर्चा करेंगे। इस बात को आप समझ गए होंगे कि जहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट हम इसी तरह से लिख देते हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज उसको बोलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि होगी तब हमारा कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कमी वृद्धि, अब इतना हिंदी अगर नहीं जान रहे हैं तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसलिए हम बीच में हिंदी लिखते हैं ताकि आपको इस पॉइंट पे ध्यान चला जाए, और ये आपको कहीं लिखना नहीं है, ये चीजें हमें याद रखना है कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। तो कब पॉजिटिव होगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसका मतलब होगा कि प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होगी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कितना कितना होता है मैं लिख देता हूं। एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वह चार्ज होता है, कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। याद रखिएगा कूलम्ब, अभी ये यूनिट होता है चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, अभी लिखाएंगे भी आपको, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह चार्ज कैसा होता है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, निगेटिव चार्ज होता है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। अब यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं नीचे कि इसका एसआई यूनिट लिख देता हूं, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इसको सी से डिनोट करते हैं, समझ गए, इसको सी से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इसका सी से करते हैं, ठीक ना। एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका क्या होता है, इसको आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे ये कूलम्ब कैसे आया, ठीक है। वही इलेक्ट्रिसिटी से ही लाते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से। इसकी बात किए कि एसआई यूनिट चार्ज का कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब कैसे आया है ये भी आप देख लीजिए। कूलम्ब जो है, अभी आपने क्या देखा, बेसिक डिफिनेशन। अब अभी आते हैं किस पे, अभी आते हैं बेसिक डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखे थे, इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू समझिएगा, लिखे थे चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये वाला जो है इसका जो यूनिट होता है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है,
7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसमें से 7 में इलेक्ट्रिसिटी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये कैसा है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, याद रखिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब हो गया कि ये अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है, देखिए कैसे बढ़ते जाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक है ये, और उसमें आपको बताया गया है कि इसका यूनिट जो है क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो अब पता हो गया आपको क्या कि एम्पियर इसका यूनिट होता है। और फंडामेंटल में टाइम भी आता है। टाइम भी क्या है? फंडामेंटल है। टाइम भी हमारा फंडामेंटल है, याद रखिएगा, टाइम भी फंडामेंटल है। एरो देखिए कैसे घुमाए हैं, टाइम के का भी फंडामेंटल से ही रिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का भी फंडामेंटल से है, तो चार्ज का यूनिट निकल जाएगा। तो चार्ज यहां से, अब आइए इसको, इस इक्वेशन को हम यहां फिर लिखते हैं। चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? चार्ज बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, देखिए कैसे आया है, अच्छे से समझिएगा, इनटू टाइम आया है। अब समझिए बात को, ये चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिसिटी को अभी आप क्या बोले? एम्पियर बोले, एम्पियर। और टाइम को क्या यूनिट होता है? सेकेंड हो गया। तो ये चार्ज को एम्पियर इंटू सेकेंड बोलते हैं। अब ये जो है इसका यूनिट जो है, इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है। कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इस चीज को डेराइव किया था, इसीलिए उनका नाम, उन्हीं के नाम पे इसको कूलम्ब यूनिट, जैसे न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट होता है, वैसे चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, ठीक। यहाँ क्यों लिखने की जरूरत नहीं है। इससे क्या पता चल गया कि एसआई यूनिट जो इसका होगा, क्या होगा? कूलम्ब होगा। एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, ठीक ना। और भी बहुत सारा यूनिट होता है। अब ये जो है, एक कूलम्ब यूनिट बहुत बड़ा यूनिट होता है। इट इज अ बिग यूनिट, इट इज, याद रखिएगा, इट इज अ बिग यूनिट, बिग यूनिट, यह एक बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। ये भी बात आप मान के चलिए, अभी हम प्रूव नहीं करेंगे कि ये बिग यूनिट होता है, ठीक है। आप क्लास 12 में रहते तो हम प्रूव करके बताते कि ये बिग यूनिट होता है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि ये बिग यूनिट है। तो इसको छोटा किया जाता है। छोटा करने का वे क्या होता है? इसको जो छोटा करने का वे होता है वो इस तरह से होता है। इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं? इससे पहले कुछ लगा देते हैं प्रीफिक्स, जैसे कि 1 माइक्रो कूलम्ब, 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 पीको कूलम, ये सब वैल्यू क्या है? एम लग गया तो इससे छोटा वैल्यू हो जाता है। देखिए 1 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? -3 कूलम। तो -3 मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब है छोटा हो गया। 1 इंटू 10 टू द पावर -6, ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये कितना? 1 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। इस तरह से जो है हम इसको छोटा कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल यूनिट कहलाता है, यही यूज होता है, और इसमें सबसे ज्यादा यूज ये होता है, ठीक है, ये होता है। उसी तरह से करंट जो आप यूज करेंगे, करंट में भी एम लगाएंगे, तो एम का मतलब समझ में आ गया, 10 टू द पावर -3, म्यू का मतलब 10 टू द पावर -6, एन का मतलब 10 टू द पावर 9, क्या हो जाएगा? 9। ये प्रैक्टिकल यूनिट है, वास्तव में यही यूज होता है, प्रैक्टिकल यूनिट है, समझ गए। तो बहुत सारे यूनिट होते हैं चार्ज का, उन सब बातों पे हम अभी नहीं जाएंगे। अभी आपको बेसिक बातें समझना था। आप टाइप समझ गए कि चार्ज का टाइप क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक ना। और ये इसका यूनिट हो गया। अभी हम चार्ज के बारे में अब बातें कर रहे हैं, ठीक ना। अभी आइए और इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड बातें हैं। इसको नोट डाउन कीजिए आप अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मीनिंग समझिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बात बहुत बड़ी है ये, ठीक ना, काफी यूज होता है। यहीं से एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी वाले बुक में है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इस बात को समझिए, ठीक ना। क्वांटाइजेशन ऑफ का चार्ज का कहता है कि जो चार्ज होते हैं वह चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी का
n टाइम होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। कहता है चार्ज जो है हमेशा इसी फॉर्म में होगा, ठीक है। चार्ज जो है, आवेश जो है वह प्लस माइनस एन ई होता है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। और ये एक निगेटिव चार्ज है, यह एक निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, माइनस भी लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक ना। अभी समझिए n क्या है, n इंटीजर है, इंटीजर है, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। मतलब यहाँ ये हो गया कि यहाँ पे सबसे छोटा जो चार्ज लिया है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का है। जैसे मान के चलिए कि ये मार्कर सबसे छोटा लेंथ हो जाता, तो अगर हम आपको पूछते कि इस बोर्ड का लंबाई इस मार्कर से बताइए, तो आप बताते कि इसका 10 मार्कर के बराबर ये बोर्ड है। तो इसको तो आप तोड़ नहीं सकते हैं ना, अब सबसे छोटा यही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि सबसे छोटा चार्ज यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और जो भी चार्ज होगा वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है, समझ गए। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या हो गया, चार्ज हमेशा, यहां पे लिख देता हूं एक लाइन, ठीक है, द चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है, ठीक है, समझ गए। n का मतलब क्या है, n का मतलब है 1 2 3 4 5 कहां तक, n तक, समझ गए। अब मान के चलिए 1 कूलम चार्ज है। अब एग्जांपल समझिएगा, एक आपको जो है अभी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, n क्या हो जाएगा, n 1 2 3 4 हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी को बोल सकते हैं। ये क्या देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीजर मल्टीपल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा ये। अब मान के चलिए कहीं 1 कूलम चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। एग्जांपल लेते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान के चलिए कि आपके पास, ठीक है, अभी देखिए ये जो है एक लड़का है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यही लड़का जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये इसके पास, इस लड़के के पास 1 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। बात को समझिएगा, ठीक है, 1 कूलम चार्ज है। तो एक आदमी आता है, पूछता है कि बाबू तुम्हारे पास 1 कूलम चार्ज है, तो तुम बताओ कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। क्या पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इक्वल टू व्हाट, ठीक है। 1 कूलम चार्ज है उसके पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है उसके पास। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। तो Q इक्वल टू हम अभी क्या ले लेते हैं, प्लस माइनस दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है तो माइनस एन ई ले लेते हैं। अभी 1 कूलम चार्ज होता है, जो है कितना है, 1 कूलम चार्ज, इसको दिया हुआ है कि 1 कूलम चार्ज है इतना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू तो n, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो गया। तो आप n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया। आप पॉजिटिव लेके भी कर सकते थे, अगर आप पॉजिटिव लेके करेंगे तो यहाँ प्लस ही लीजिएगा तब, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी निगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि संख्या है ये, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम डिवाइडेड बाय ये कितना 1.1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो गया। कूलम यहाँ भी कैंसिल। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है आप देख लीजिए, इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो ये आपको आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यही संख्या हो गया। तो उस लड़के के पास 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन था। समझ में आया, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर और आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी,
यूनिट तो पता हो ही गया है क्योंकि हम इसका यूज भी कर लिए, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट क्या हो जाएगा, ये हमने आपको पहले ही बताया, इलेक्ट्रिसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 में से एक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, द एसआई, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, पूरा लाइन लिख देते हैं, द current electricity is a fundamental physical quantity and its unit is एम्पियर। इट्स एसआई यूनिट कर देता हूँ, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए द्वारा डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब आपका ये तो एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट हो गया, ठीक है। सीजीएस यूनिट भी लिख देते हैं, ठीक है, लिखा हुआ बुक में नहीं होगा, शायद आपके बुक में नहीं होगा 10th क्लास में, बट आप जान लीजिए, जानने में क्या आपत्ति है। इसके बाद लिख रहा हूं द सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट। सीजीएस यूनिट जो होता है वह होता है इक्वल टू बायोट। बायोट है, बायोट भी साइंटिस्ट का नाम है, बायोट होता है, ठीक। सीजीएस यूनिट क्या होता है, बायोट होता है। तो 1 बायो, अब रिलेशन क्या होगा, एक रिलेशन होगा किसमें, बायोट सीजीएस यूनिट में और एसआई यूनिट में। तो 1 एम्पियर इक्वल टू रिलेशन होता है 1/10 बायोट होता है। तो बताइए ये रिलेशन किस में हो गया, सीजीएस और एसआई में हो गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 बायोट इक्वल टू कितना होगा, बीआई से डिनोट करते हैं, 1 बीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। यानी 10 एम्पियर को एक बायोट कहते हैं, 10 एम्पियर को क्या कहते हैं, एक बायोट कहते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है ये, ठीक है। हो सकता है आप 10th में ना पूछे, लेकिन ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया कि आप लिखेंगे। अब हमने जैसा कि आपको बताया था कि चूंकि ये चार्ज से रिलेशन है इसका, और इसमें कूलम्ब यूज हुआ है, कूलम्ब लेकिन बहुत बड़ा यूनिट था, इसीलिए उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करके उसको छोटा करके यूज करते हैं। छोटा करने के लिए उसको प्रीफिक्स लगाते हैं, एम, म्यू, एन, पी, इस तरह से लगाते हैं। उसी तरह से एम्पियर भी एक बड़ा यूनिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज एक बड़ा यूनिट था, इसीलिए जब भी इसको प्रैक्टिकली यूज करने की बात आएगी तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे, माइक्रो, मिली, इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। अदर यूनिट क्या हो जाएगा, इसको जो है जैसे मिली एम्पियर, अगर अदर यूनिट में लिख देता हूं इसको, ठीक है। अदर यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे कि 1 मिली एम्पियर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। जैसे 1 माइक्रो एम्पियर, कूलम्ब नहीं, अब की बार क्या हो जाए 10⁻6 एम्पियर। इसी तरह से और होगा, ये सब, यही सब यूज होता है, कहीं लिखा हुआ आपको ऐसा मिलेगा। तो याद रखिएगा, मैथ जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा उस समय ये सब यूज होता है, इसीलिए मैं ये सब चीजें आपको लिखा रहा हूं अभी। उस समय आपको दिक्कत नहीं होगा न्यूमेरिकल बनाते समय। थ्योरी इतना बढ़िया से पढ़ लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल बड़ा इजी लगे बनाने में, तब हुआ, ठीक है। थ्योरी का कॉन्सेप्ट इस तरह से आप लीजिए कि न्यूमेरिकल बनाते समय आपको सब इजी लगे, ओके। क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। आज के क्लास में आप क्या सीखे, इसको कंक्लूड करके ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, ओके। आपने आज की क्लास में सबसे पहला, आपका जो भी क्लास कीजिए, आप अपना व्यू एकदम साफ रखिए कि क्लास में आप सीखे क्या, ठीक है। तो आज सबसे पहला चीज ये सीखे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, देन आप ये
देखे कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर टाइप ऑफ चार्ज देखे कि कितने तरह का चार्ज होता है, क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, आप फिर उसमें देखे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं। ये सब मेन पॉइंट है जो कि आज के क्लास में आप सीखे, ठीक है। फिर एक न्यूमेरिकल भी आप देखे कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, ये भी देखे, ठीक है। और फिर आप फाइनलाइज क्या देखें कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करके यहीं इस लेक्चर को हम कंक्लूड करके समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।